एक चोर होता है जो किसी घर में चोरी करने जाता है और वो अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही एक रूम में देखता है तो उस रूम में एक छोटी सी लड़की जो उसकी उम्र 9 वर्ष थी वो उस लड़की के बगल में जाके सो जाता है और जब तक सोता रहता है उसके जागने का, उसका नींद खुलने का इंतजार करता है और उसके साथ बगल में जाके सो जाता है बेड पे। वो सोता रहता है और जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती है, नींद जागती है तो उसके सामने एक अनजान सा व्यक्ति सोया हुआ था। वो ये देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित थी, वो डर गई थी और डर के चीखने ही वाली थी उससे पहले वो चोर उस लड़की का गला दबा देता है और गला इतना जोरदार दबाता है कि उस लड़की की लास्ट यानी जान जाने वाली ही थी, उसकी लास्ट सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चलने लग जाती है। उस टाइम वो गला वापस छोड़ देता है उस लड़की का और उसको छोड़ देता है और जब उस लड़की बेहोश हालत में हो जाती है, उसकी बिल्कुल भी उसको होश नहीं रहता, बेहोश हो जाती है, उस स्थिति में वो चोर उस लड़की के कपड़े धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ गलत संबंध या गलत काम करने वाला था, उसकी नीयत थी। उस टाइम उस लड़की की वापस एक बार चीख निकल जाती है तो चीख सुन के उसके पास में ही उसकी माँ सोई हुई थी पास वाले रूम में। वो उसकी चीख सुन के भाग के दौड़ के उस लड़की के पास पहुंचती है और पहुंचती तो देखती है तो एक अनजान व्यक्ति जो उसकी बिल्कुल छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 9 साल थी, उस लड़की के शरीर पे तन पे एक भी कपड़ा नहीं था और वो अनजान व्यक्ति उसके साथ गलत काम करने वाला था। ये हालत देख के उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल चौकन्ना रह गई कि ये कैसा और ये कैसे आए और कहाँ से आया और ये मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहा है। तो उस अनजान व्यक्ति के सामने वो माँ गिड़गिड़ाने लग गई, अपने घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ के उनसे विनती करने लग गई कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये अभी बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, इसके साथ कुछ भी मत करो, आप चाहो जो हमारे घर में जो भी आपको जो भी लेना है ले जाओ, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करो। तो वो चोर था जो उसको छोड़ देता है और अपने जो भी सामान पसंद आता है, जो भी सामान लेना होता है, वो सामान लेके वहाँ से रवाना हो जाता है। चोर चला जाता है और वो जो लड़की की माँ होती है वो पुलिस थाने FIR तो करवाती है, लेकिन ये नहीं करवाती कि मेरी बच्ची के साथ उन्होंने ये काम किया, गलत काम किया और गलत हरकत की। उन्होंने सिर्फ चोरी की ही FIR दर्ज करवाती है और इस चोर की ये घटना पहली घटना नहीं थी, उसको एक आदत सी हो गई थी। वो जिस भी घर में चोरी करने जाता था और लड़की देखता और उसकी नीयत बदल जाती थी और उनके साथ वो जो कई मामले थे उनके जो उनको सामने आए थे। और आज की कहानी भी यही है चोर की कि वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि चोरी करके वापस आता था, घर में लड़की देखता था और उसकी नीयत बदलती और बहुत गलत काम करता था। जय हिंद, नमस्कार, मैं लोकेश। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्राइम स्टोरी एक चोर की है जो चोरी करने जाता है और लड़कियां देख के उनकी नीयत बिगड़ जाती थी और वो बहुत गलत काम करता था। आज की स्टोरी झारखंड की रांची शहर की है, जिसमें सुबह सुबह का टाइम था। सभी आदमी व्यक्ति अपने अपने काम पे जॉब पे जा रहे थे। ऐसे समझो पूरा स्पष्ट उजाला भी नहीं हुआ था, स्पष्ट सूर्य भी ऊपर बाहर नहीं आया हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था। देखा तो एक घर में आग लगी हुई थी, बहुत जोरदार धुआं निकल रहा था। आसपास के व्यक्ति देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, घर के अंदर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, चीखने की आवाज़ नहीं आ रही, रोने की आवाज़ नहीं आ रही है, इस घर में ऐसा क्या हो गया और कोई व्यक्ति आदमी भी नहीं है कि इसमें आग लग गई। तो आसपास के व्यक्ति उसके धुआं को देख के घर के पास जाता है और खिड़कियों से देखता है कि इसमें क्या है और कौन है, कोई अगर हो तो उसको खिड़कियाँ गेट तोड़ के हम बचाएं, लेकिन उसमें कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ और कोई व्यक्ति नहीं नजर आते हैं। तो आसपास के जो लोग व्यक्ति देख रहे थे उस घटना को, उस घर के बाहर थे, वो पुलिस वाले लोग फ़ोन करते हैं कि इस घर में, इस इलाके में, रांची शहर की बात है। पुलिस वाले लोग आते हैं वहाँ पर और फायर ब्रिगेड बुलाते हैं तो उस आग पे काबू पाके रोकते हैं और जब गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं तो पूरा सामान और पूरा घर जल के राख हो गया था। और उस घर के अंदर जब पुलिस वाले और डॉक्टर की टीम बुला के देखा गया या सर्च किया गया तो घर में तो पूरी आग लग के पूरा घर का सारे सामान जल के राख हो गए थे। लेकिन एक लड़की का जो लड़की बरामद हुई तो उसको हॉस्पिटल में चिकित्सा विभाग वालों ने, उनकी टीम ने उनको ले जाके हॉस्पिटल में जांच किया तो वो लड़की मर चुकी थी, उसकी डेथ बॉडी मिली थी। जब उसको पोस्टमार्टम के लिए रख लिया गया और उसकी जांच कर रहे थे, देख रहे थे कि इसके साथ कैसे क्या हुआ, तो उस टाइम जब डॉक्टर की टीम ने उसकी जांच कर रहे थे, उनके नाखून थे, उनके लंबे थे,
उसके अंदर किसी को ऐसे नोचने की एक उनके नाखूनों में कुछ फंसा हुआ था, जिसको हम चमड़ी बोल सकते हैं, कि जिस व्यक्ति ने या जिसने इस वारदात की, तो उसको किसी कारणवश उनके साथ जो आमना सामना हुआ होगा, उस टाइम उस लड़की के नाखून में उसकी जो चमड़ी हुई थी वो फंस गई थी। उस लड़की को तो पोस्टमार्टम करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब अब पुलिस वालों ने उसकी खोज या उस केस को सुलझाने के लिए जब पूरी अच्छी गहनता से बारीकी से उस केस को सुलझा रहे थे, उस टाइम जब उसके आसपास उसके साथी, उसके दोस्त, वो लड़की जो एमटेक कर रही थी, नामी कॉलेज से एमटेक कर रही थी, जो बहुत बड़ी कॉलेज थी, उसके सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में पूछताछ की, लड़की किस किस के साथ रहती है, इनके साथी दोस्त कौन कौन है, गर्ल्स कौन कौन है और लड़कियां कौन कौन सी। ऐसे करके उन्होंने 500 लड़कों को और 500 साथियों को चिन्हित किया था कि इनके जो साथ में या संपर्क में रहते हैं उनको उनके साथ चिन्हित करके उनको पूछताछ की थी। उनमें से 6 आदमियों को, 6 कैंडिडेट्स को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था। जब गिरफ्तार करके उनको पुलिस थाने पहुंचा और उनको जब उस लड़की के जो नाखून में जो चमड़ी फंसी हुई थी उसके डीएनए और उस जो 6 आदमियों को गिरफ्तार किया था उनको शंका हुई थी, उनको दोनों को मैच किया तो उसमें से उनको मैच नहीं हुआ और पुलिस के हाथ खाली रह गए थे। और उधर जब पहला मामला था तो उनके जो साथी पहले कॉलेज वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और पूरा मार्केट जो रांची शहर था उसको बंद कर दिया था और पूरा जाम सा माहौल कर दिया था। धारा 144 लग गई थी क्योंकि माहौल बिल्कुल बहुत अहिंसा हो रही थी, हिंसा हो रही थी और बहुत खतरनाक माहौल था क्योंकि उनके साथी स्टूडेंट्स थे, वो उनको पहले विरोध उन्होंने किया और हाईवे को, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। उसके बाद शहर वासियों ने सारे ने उनके साथ दे दिया और पूरे शहर में एक हिंसा वाला, भड़काव वाला माहौल हो गया और जगह जगह चक्का जाम कर दिया और धारा 144 लागू हो गई थी। पूरा शहर, मामला पूरा बहुत गंभीर था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ भी उनको सुराग नहीं था, उनके साथ कुछ भी नहीं था। तो जब इस हालत में थे तो मामला, क्योंकि वो मामला ऊपर तक पहुंच गया था, सीएम तक पहुंच गया था, सीएम ने भी कोशिश की इस मामले को बहुत जल्दी सुलझाएंगे, इसको जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। और सीएम भी नेशनल हाईवे जो बंद किया हुआ था वहाँ तक उसको पहुँचना पड़ा, आना पड़ा और उनको सभी जनता को जो वहाँ बैठे थे धरने पर उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस मामले की हम सुनवाई करके बहुत जल्दी जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, फांसी तक सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस वालों के हाथ खाली थे तो जनता रुकने वाली नहीं थी और उससे भी ज़्यादा हंगामा होता रहा। तो जब मामला ज़्यादा बढ़ता गया तो पुलिस से सीबीआई के पास मामला पहुंच गया। सीबीआई ने पूरी गहनता से पूरी कोशिश की, लेकिन कई महीने निकल गए, सीबीआई को भी ये सफलता नहीं मिली थी और अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर था और पहुंच से दूर था पुलिस की। तो कुछ बहुत महीने निकल गए जब एक बुढ़ी औरत होती है, उसी मोहल्ला में रहती है जो बुढ़ी औरत, वो एक हुलिया बताती है कि उसकी हाइट, उसका वेट और उसका जो हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल, उसका रंग और सब तरह के जो बताता है, उसके आधार पे उसका स्केच तैयार किया जाता है। जब उसकी स्केच तैयार हो गया था तो उसकी पहचान बिहार में एक नालंदा जिले की कुछ छोटा सा गाँव है, उसमें उसकी पहचान पाई गई और उसके एक नाम नहीं थे, अनेक नाम थे, जैसे रॉकी रॉय, राज श्रीवास्तव और राकेश, इस तरह के उनके कई नाम थे जिसके नाम से वो पहचाना जाता था उसके शहर में, उसके गांव में। और उसके पिताजी एक ऑटो चालक था जिसका नाम विकास था। तो जैसे जैसे अब पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसके माता पिता जो एक नॉर्मल परिवार के थे, जो पिताजी ऑटो चालक था और माँ गृहिणी थी, और जब उसका डीएनए उस लड़की की जो नाखूनों में चमड़ी फंसी हुई थी, दोनों का डीएनए मैच करवाया तो दोनों के डीएनए मैच हो जाता, सेम हो जाता, तो कातिल यानी वही था अपराधी। उसको सबको पता चल गया कि यही अपराधी है। लेकिन हंगामा हो चुका था, लड़की मर गई थी, लेकिन अब वो मिलेगा कहाँ ये सब कंफर्म नहीं था क्योंकि उनके वो घर पे भी नहीं था। तो कुछ टाइम बाद में लखनऊ में एक मोबाइल की दुकान होती है, उसमें वो लड़का चोरी करने जाता है और चोरी करने पे वो एक पकड़ा जाता है और एक मुखबिर के माध्यम से रांची पुलिस को खबर मिलती है कि लखनऊ में एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको जेल भेज दिया गया। तो रांची पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस जो लड़का होता है उसको वहाँ से ट्रांजिट करता है और रांची लाया जाता है और रांची लाके उसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाता है और उसको पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उससे पूछते हैं, तब वो पूरी एक स्टोरी, एक पूरी कहानी उसको पुलिस वालों को बताते हैं कि वो एक पटना में पहली बार मैं एक चोरी करने घुसा था किसी घर में, जब मैं 11 साल की लड़की के साथ
बलात्कार किया था, रेप किया था। मैं चोरी करने जाता हूँ, लेकिन मैं घर में जैसे ही लड़की देखता हूँ मेरी नीयत बदल जाती है और मैं लड़की के साथ घिनौना काम करने की मेरे एक लत लग गई है, मैं एक शौक करने लग गया हूँ। ये सब उनके कहे हुए बयान है जब पुलिस रिमांड पे था। जब वो उस लड़की की जो पटना में घटना हुई थी, रेप हुई थी, उस टाइम उन्होंने रेप किया था। उस टाइम उस लड़की के अंडरवियर पे वीर्य भी रह गया था। उसका सैंपल लेके उस लड़के से मिलाया, तब भी एक दूसरा प्रूफ, एक सबूत हो गया था कि यही वो लड़का था जो पटना में भी महज 11 साल की बच्ची के साथ उन्होंने एक घिनौना काम किया था, बहुत शर्मसार काम किया था। पूरा पटना शहर में जब भी उस टाइम इग्नोर हो गया था, पूरा पटना शहर में एक आग सी लग गई थी। पूरा शहर में भी उस टाइम बहुत माहौल गर्मा गया था, कई जगह चक्का जाम हो गया था। तो जब उसने ये कहानी बताई, पूरी कहानी सच्ची बताई थी, तो उसके बाद उसको जेल शिफ्ट कर दिया गया था। ये कहानी जब पुलिस वाले उसके रिमांड पे थे, उसकी पूरी बयां की हुई कहानी थी कि जब वो पटना वाले मामले में जो 11 साल की बच्ची के साथ उन्होंने घिनौना काम किया था, उस टाइम उसको जेल हो गई थी, सलाखों के पीछे था। वो 2013 से 2016 तक 3 साल सजा काट रहा था। उस टाइम उसका एक चाचा शांत हो गया था, एक्सपायर्ड हो गया था। तो उस टाइम उसको पैरोल मिलती है और उसके दाह संस्कार के लिए वो आता है। तो पैरोल पे आता है, जब उसके साथ 2 पुलिसकर्मी भी आता है, और जो पुलिसकर्मी आते हैं तो रास्ते में वो आता है। और जैसे ही उसको एक शराब की दुकान दिखती है, तो वैसे तो उस जगह शराब बंद था, मतलब अलाउड नहीं था बिकना, लेकिन क्या पता उसने किस जुगाड़ से उन्होंने दारू की व्यवस्था कर दी। और उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है दारू पीने की, शराब पीने की, तो अलाउड तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे तैसे व्यवस्था जुगाड़ करके उन्होंने शराब की व्यवस्था कर ली। और उनके साथ जो 2 पुलिसकर्मी, 2 पुलिस के जवान थे, उनको इतना दारू पिलाया, उसने इतना दारू पिलाया कि वो बिल्कुल बेहोश हालत में हो गए थे, बिल्कुल उसको होश नहीं था। तो वो लड़का तो दारू नहीं पिया और उन दोनों पुलिस के जवानों को दारू पिला के वो वहाँ से फरार हो गया था और वहाँ से भाग गया था। जब उस दोनों पुलिस कर्मियों को और पुलिस के जवानों को होश आया, जब तक तो वो लड़का काफी दूर जा चुका था। ये सब कहानी वही लड़का एक पुलिस के रिमांड में बता रहा है। तो वो जब वहाँ से फरार हुआ और रांची शहर पहुँच जाता है वो लड़का, और उसके जब चाचा का दाह संस्कार में भी नहीं गया और रांची पहुँच जाता है। रांची पहुँच के आसपास में एक रूम की व्यवस्था देखता है, बहुत शरीफाई और बहुत मासूम शक्ल बना के वो वहाँ रांची में अपने रूम और रहने की व्यवस्था संभालता है। तो आसपास के जो लोग होते हैं, अनजान होते हैं, उनको दया आ जाती है कि कोई ना एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाला है, नॉर्मल सा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक मकान बता दिया उनको रांची शहर में, तो वो रहने लग गया वहाँ पर। और वहाँ रहते रहते वो काफ़ी दिन निकल गए। उनको वही लत थी चोरी करने की, और लड़कियों की लत थी, वो लड़कियों का शौक था उन्होंने। तो उन्होंने आसपास में देखा तो एक लड़की थी जो उसके कहानी में हमने शुरू में बताया था कि उस घर में आग लग गई थी, और वो लड़की जो डेथ बॉडी थी उसके जो नाखूनों में चमड़ी बसी हुई थी, उसी कहानी की ये बात बता रहा है कि जैसे जैसे रांची में जैसे ही शिफ्ट हुआ और वो लड़की एमटेक की स्टूडेंट थी, वो जाती थी और वापस घर आती थी। घर में बिल्कुल कोई नहीं था, वही लड़की थी जो अकेली लड़की थी। अब वो चोर बहुत शातिर था, उसी आदमी को और उसी लड़की को फॉलो करता था कि उनके घर में कोई नहीं रहता हो, और रहते हो तो उनको जाने में हर तरह से सुविधा हो। इस तरह के लड़कियों को वो फॉलो करके उनको एक शिकार बनाता था। तो जैसे वो देखा तो वो लड़की उस मकान में अकेली रहती थी और कॉलेज जाती थी। उस टाइम भी वो अकेली रहती थी। तो उन्होंने कई बार उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया, और उनको पहले भी उन्होंने शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। कि वो एक दिन एक नाइट में जाता है उस लड़की के घर, और जाता है, उसके पास मास्टर की होती है। अगर अंदर से लॉक भी होता तो मास्टर किसी लॉक खोल देता है। लेकिन उस दिन उसकी लड़की की किस्मत खराब थी कि वो ऊपर वाली जो चटकनी बोलते हैं, जिसको या कुंदी बोलते हैं अपनी भाषा में, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में कुंदी या चटकनी कह सकते हैं। उसको जो ऊपर आती है गेट के, वो बंद करना वो लड़की भूल जाती है, सिर्फ लॉक लगा देती है गेट के, और वो चोर आता है और मास्टर किसी लॉक खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाता है, देखता है पूरे मकान सुनसान है, सिर्फ वो एक ही लड़की जो सोई हुई थी, बेड पे अकेली लेटी हुई थी। वो चोर उसके बगल में जाके आराम से सो जाता है और उसके जागने का इंतजार करता है। काफ़ी टाइम तक वो इंतजार वेट करता है कि लड़की कब जागे। तो जैसे ही कुछ टाइम निकलता है और लड़की की आंखें खुलती है तो उनके साथ सामने एक अनजान व्यक्ति जो उनके साथ लेटा हुआ था। लड़की की ये हालत देख, उस आदमी को देख के उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये कैसे आ गया अंदर, और ये अनजान व्यक्ति अपने मकान में कैसे घुस गया। और मकान में और कोई व्यक्ति भी नहीं था, कोई उनके माता पिता भी नहीं थे लड़की के, वो सिर्फ अकेली ही रहती थी। ये हालत देख के उसके बहुत
हालत खराब हो गई थी। और जैसे ही वो चीखने वाली थी तो उस चीखने से पहले ही उस चोर ने उनका गला दबा दिया, और गला इतना जबरदस्त दबाया कि इतना जोरदार दबाया कि वो लड़की बेहोश हालत में हो गई। और जब तक दबाया रहा, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाए, और उसके साथ बेहोश हो गया। और उसके साथ उन्होंने बहुत घिनौना कृत्य किया, बहुत गलत काम किया, उसके साथ रेप किया, और बहुत उनके साथ बहुत मतलब जिसको हम कह नहीं सकते, वो उनके साथ लड़की के साथ गलत काम किया। और उसके बाद उस लड़की को प्रेस के बाहर से उसको फांसी का फंदा लगा के उसको लड़की को मार दिया। और वो जो घटना पहले वाली घटना थी पटना वाली, जिसमें वो पकड़ा गया और सलाखों के पीछे गया, उस तरह का वो सबूत नहीं छोड़ने की कोशिश में उस लड़की को मार दिया और घर में आग लगा दी। क्योंकि ये सब कहानी उसी को पकड़ने के बाद, जब उसके कहे हुए बयान और उसके कहे हुए कहानी के आधार पे ही ये पूरी पुलिस को सूचना मिली और पूरी कहानी तैयार हुई और उस लड़की को मार दिया और वो वहाँ से फरार हो गया था। तो आज की हमारी कहानी जो क्राइम स्टोरी एक सच्ची घटना है, इसमें नाम काल्पनिक है, बाकी एक सच्ची घटना है। हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना, किसी को दुखी करने का नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है सावधान करे, अलर्ट करे। और इस तरह की जो क्राइम घटना होती है हमारे समाज में, हमारे देश में, जिससे कि हमारी बहन बेटियों का शोषण होता है, उसके साथ अत्याचार हो जाता है और हम सोच नहीं सकते हैं, उस तरह से क्राइम हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमारा उद्देश्य है, इसको बचाने के लिए और सावधान करने के लिए हमारा उद्देश्य है। और इस तरह की कहानी और इस तरह के क्राइम के बारे में हम बताते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताना कि हमारी कहानी और स्टोरी कैसी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान और अलर्ट रहे। जय हिंद, जय भारत।